हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम लोग यार डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है यार ये। ठीक है, जेई के कोर्स का सबसे आप बोल सकते हो सबसे चिल्लर चैप्टर यही है, जो आपको अगर आपने इस पे 2-3 घंटे लगा लिए इस चैप्टर पे, तो ये आपको यार श्योर शॉट 4 नंबर दिला सकता है। ठीक है, एंड इस चैप्टर को जिसने इग्नोर किया, ठीक है, कई बार ऊपर ऊपर से बच्चे देख के बोलते हैं क्या है ये फालतू, ठीक है, छोड़ देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती आपके लिए साबित हो सकती है। ये सिर्फ 2-3 घंटे की मेहनत से आपको ये 4 नंबर श्योर शॉट दिला सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। बहुत ही सिंपल सिंपल सी सरल सरल सी बातें हैं यार इसमें। ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे हम लोग, और आपको पता भी नहीं लगेगा कब ये चैप्टर शुरू हुआ और ये कब ख़त्म हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्म है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है, स्टेटमेंट तो बहुत सुनी है, अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं। तो कोई भी सेंटेंस, ठीक है, कोई भी लाइन जो लिखी हो, ठीक है, अंग्रेजी में, हिंदी में, या मैथमेटिकल इक्वेशन हो, तो अ सेंटेंस इज कॉल्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, और अकेला देखो पूरे चैप्टर में हम बार बार मैथमेटिकल स्टेटमेंट इतना बड़ा वर्ड यूज नहीं करेंगे, मैं स्टेटमेंट से ही रेफर करूंगा। तो इस चैप्टर में जब भी हम लोग स्टेटमेंट बोलेंगे तो उसका मतलब यही होगा कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो इफ इट इज ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। ठीक है, या बोले देर इज नो कंफ्यूजन अबाउट वाइल आंसरिंग द स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। अब ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिसको आप दो लफ्जों में, ठीक है, बता सको कि ये सही है या गलत है। ठीक है, या तो ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, और कुछ हमें दूसरी तीसरी चीज सोचनी नहीं पड़ रही कि शायद ट्रू हो या शायद फॉल्स हो। अगर सीधा सीधा आप ट्रू फॉल्स में किसी चीज को आंसर कर पा रहे हो, तो इस तरह की स्टेटमेंट को यार हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, और जनरली इसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी, क्यू एंड आर से हम स्टेटमेंट्स को डिनोट करते हैं। अब जैसे मान लो मैंने लिखा है कि 2+50 इज इक्वल टू 52। ठीक है, ये कुछ वाक्य मैंने लिखा है, तो क्या ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है? तो पहले आप देखो क्या इसको ट्रू फॉल्स में आंसर किया जा सकता है। तो 2+50 इज 52, तो दिस इज ट्रू। ठीक है, विदाउट एनी डाउट, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई शंका नहीं अपने को। तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने इसको ट्रू आंसर कर दिया बिना कुछ, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूजन के। हम बोले कोई कंफ्यूजन नहीं है अपने को, ठीक है, पता है ये सच है। ठीक है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 2+50 इज 52। तो इसको दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट को यार प्रोपोजिशन भी बोल देते हैं, एक और वर्ड यूज होता है। ठीक है, बुक्स में आपको दिखेगा प्रोपोजिशन। तो प्रोपोजिशन और मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक ही बात है, दे कैन बी यूज इंटरचेंजेबली। तो नेक्स्ट जैसे लिखा है दिल्ली इज इन पाकिस्तान, ये स्टेटमेंट मैंने लिखी है, तो ये तो गलत है। ठीक है, ये गलत है, इसमें सोचना तो पड़ ही नहीं रहा। ठीक है, ज़्यादा मतलब मेरे को ऐसा तो नहीं कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ऐसा सिचुएशन तो है ही नहीं। सीधा सीधा है कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ऐसी कोई भी लाइन या स्टेटमेंट जिसको मैं ट्रू फॉल्स में आंसर कर सकता हूं, दैट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो यस, इट इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड दिस इज फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है टुडे वेदर इज ब्यूटीफुल। ठीक है, आज मौसम बहुत सुहावना है। तो अब यार ये तो डिपेंड करता है ना, किसी को सुहावना लगे, ठीक है, किसी को ना लगे। ये स्टेटमेंट ऐसी है कि आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, ठीक है, जो अपनी सुध बुध में है, ठीक है, वो इसका जो आंसर देगा, ठीक है, वो ट्रू या फॉल्स में दे देगा। मतलब उसको सोचना नहीं पड़ेगा, बोल देगा कि हाँ नहीं है। ठीक है, इसका आंसर वो दे देगा कि दिस आंसर इज ट्रू। अब ये जो है, ठीक है, इस लाइन की अगर बात करें टुडे वेदर इज ब्यूटीफुल, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी बंदे के लिए ट्रू होगा, कोई बोलेगा हाँ है भाई, ठीक है, और किसी बेचारे ने घर से गाली वाली खाई है तो बोल देगा कि नहीं यार मौसम तो बहुत खराब है आज, ठीक है, दिन बहुत खराब है, तो उसके लिए फॉल्स है। ठीक है, तो दिस कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, कोई इसको ट्रू आंसर देगा, कोई इसको फॉल्स आंसर देगा, तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। क्लियर है? मतलब स्टेटमेंट कैसी होगी, आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लो उसका आंसर एक ही रहेगा। ठीक है,
ट्रू या फॉल्स, और कोई आंसर नहीं है। तो नेक्स्ट है ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट। तो कोई भी स्टेटमेंट, मतलब अब जब भी हमने स्टेटमेंट बोला है मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो मैथमेटिकल स्टेटमेंट या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है, ठीक है। तो अगर वो ट्रू होती है तो हम बोलते हैं कि इसकी ट्रूथ वैल्यू टी है, या ट्रूथ वैल्यू उसकी ट्रू है। और अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो हम बोलते हैं उसकी ट्रूथ वैल्यू इज एफ, इज फॉल्स। तो जैसे मैंने लिखा 3 इज अ इवन नंबर, ठीक है। क्या 3 इवन नंबर है? नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू हम क्या बोलेंगे? दैट इज एफ। अब मैं बोलूं पंजाब इज इन इंडिया, तो इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू है, क्योंकि ये लाइन जो लिखी हुई है वो सही है। सही है तो ट्रू है। अगर वो लाइन जो लिखी स्टेटमेंट है अगर वो फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। ये सिंपल सी बातें हैं। अब नेक्स्ट आ गया ट्रूथ टेबल, ठीक है, सच्चाई का डब्बा। तो इसमें क्या है कि अ टेबल रिप्रेजेंटिंग ट्रूथ वैल्यूज ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट्स। तो जैसे अगर मेरे पास एक सिंगल स्टेटमेंट है पी, मैंने बोला था पी क्यू आर से हम लोग स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मेरे पास एक सिंगल स्टेटमेंट हो पी, तो उसकी पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज क्या हो सकती हैं? या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक होगी। मतलब हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज के कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट करते हैं ट्रूथ टेबल से। तो अगर दो स्टेटमेंट्स आ गई, अगर पी और क्यू, तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं? पी और क्यू अगर दो स्टेटमेंट दिखे मेरे को तो मैं बोल सकता हूं दोनों ट्रू है, ठीक है। या तो पी ट्रू है या क्यू फॉल्स है, ठीक है। पी फॉल्स क्यू ट्रू, या फिर दोनों फॉल्स। तो अगर दो स्टेटमेंट होती हैं तो चार कॉम्बिनेशन बनते हैं, और ऐसे ही लेते हैं हम लोग। देखो लिखने का आसान तरीका है कि कोई केस मिस ना हो। पहले को हम टी एफ, ठीक है, एक एक के बाद चेंज कर दिया, फिर यहां पे दो दो के बाद चेंज, टी एफ एफ। आपके चारों केसेस कवर हो जाएंगे। फिर ऐसे तीन अगर स्टेटमेंट्स आ जाएं, ठीक है, तो 8 केसेस बनेंगे। मतलब 2n आपके कॉम्बिनेशन बनते हैं हमेशा, 2n अगर n स्टेटमेंट्स हैं। तो पी क्यू आर, तो इधर टी एफ एक एक करके चेंज करना है, टी एफ टी एफ टी एफ एंड टी एफ। फिर यहां पे दो दो, टी एफ एफ टी एफ एफ। और इधर चार चार, मतलब 2 की पावर्स में करते हैं। 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, एंड 2 की पावर 2 इज 4, ठीक है। तो 4 ट्रू 4 फॉल्स, तो 8 कॉम्बिनेशन आपके बन जाएंगे, ठीक है। मतलब वैसे अगर आप पीएनसी का यूज करो, अगर आपको याद हो, मेरे पास 3 प्लेसेस है ना, पी क्यू आर, ठीक है। तो आर को आंसर करने के 2 तरीके, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। फिर आपके पास क्यू को आंसर करने के 2 तरीके, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। एंड सिमिलरली पी को आंसर करने के 2 तरीके, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो 2 इंटू टू इंटू टू, ये किसके बराबर आ जाएगा यार? 8 के बराबर। तो इसलिए 8 कॉम्बिनेशन आएंगे। तो ट्रूथ टेबल से हम लोग, ठीक है, अगर हमारे पास स्टेटमेंट्स गिवन है तो उनके ट्रूथ वैल्यूज के कॉम्बिनेशन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग ट्रूथ टेबल्स, ठीक है। फॉर n स्टेटमेंट्स देयर विल बी 2n कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ स्टेटमेंट्स। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है नेगेशन। नेगेशन मतलब जो भी चीज बोला गया है उससे उल्टी बात करना, ठीक है, पलट जाना। तो इफ P इज एनी स्टेटमेंट देन डिनायल ऑफ P, ठीक है, जो P बोल रहा है उससे उल्टा बोलना है, ठीक है, इज कॉल्ड इट्स नेगेशन, ठीक है। और उसको इस तरीके से ये वेवी साइन बना के रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ P, ठीक है, टिल्ड साइन भी बोलते हैं इसको, नेगेशन ऑफ P। तो नेगेशन कैसे होता है? या तो आप ये नॉट वर्ड इंसर्ट कर दो, ठीक है, और या फिर इट इज फॉल्स दैट, इस तरीके से आप नेगेशन लिख सकते हो। मतलब ये जरूरी नहीं है वैसे, ठीक है, कि इसी से ही होगा। बस आपको जो भी स्टेटमेंट लिखी है उससे उल्टी बात करनी है, ठीक है, उसको डिनाई करना है। तो जैसे कि मैंने बोला है कि P लिखा है P इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। फिर इसका नेगेशन मतलब इस स्टेटमेंट से उल्टी स्टेटमेंट, इसको डिनाई करना है, इसको गलत बोलना है हमें। तो हमने बोला है 5 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, 5 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो P की ट्रूथ वैल्यू ट्रू थी, 5 तो प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो नेगेशन P की ट्रूथ वैल्यू कितनी आ गई? फॉल्स आ गई, ठीक है, नेगेशन P फॉल्स, क्योंकि 5 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये बात तो गलत है ना, 5 तो प्राइम नंबर होता है। फिर सिमिलरली Q मैंने स्टेटमेंट लिखी है कि पंजाब इज इन इंडिया,
तो ये तो सही है, ट्रू। अब इसका नेगेशन क्या होगा? ठीक है, इसको नेगेट करना मतलब इसको डिनाई करना कि ये नहीं है। जो इसने बोला है उसको डिनाई करना। इसने बोला पंजाब इज इन इंडिया, डिनायल में बोल दिया इट इज नॉट इन इंडिया। ठीक है, तो नॉट इन इंडिया तो गलत हो गया ना, वो तो है, तो इसकी वैल्यू फॉल्स होगी। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास, यहां हमने ऐसे लिख दिया कि अगर P का वैल्यू, यहां पे लिख दिया नेगेशन P, तो अगर P ट्रू हो तो नेगेशन P फॉल्स हो जाता है, अगर P फॉल्स हो तो नेगेशन P ट्रू हो जाता है। ठीक है, नेगेशन उसकी ट्रूथ वैल्यू को भी, नेगेशन अगर आप किसी स्टेटमेंट का लोगे तो उसकी ट्रूथ वैल्यू अगर ट्रू थी तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स थी तो ट्रू हो जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टर्म इज सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट एंड बेसिक लॉजिक कनेक्टिव्स। देखो सिंपल स्टेटमेंट क्या होती है? ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्ट एक सीधी सादी स्टेटमेंट है। दीज आर डायरेक्ट स्टेटमेंट्स विच डू नॉट कंटेन एनी कनेक्टिव्स। एक तो इसमें एंड और, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ देन, इस तरह की कोई चीज नहीं दिखेगी। इनको कनेक्टिव्स बोलते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड और, इफ एंड ओनली इफ, एंड इफ देन भी होता है, इफ देन, ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं देगी। एंड ये जो सिंपल स्टेटमेंट होती है इसको हम फर्दर यार तोड़ नहीं सकते दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स में। ठीक है, अब जैसे लिखा है अर्थ इज अ प्लेनेट, अब इसको और क्या तोड़ोगे? ठीक है, दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट। अभी कंपाउंड पढ़ के आपको सिंपल और भी क्लियर हो जाएगा कि सिंपल एक्चुअल में है क्या। अब इंडिया इज अ कंट्री, ठीक है, एक लाइन है, कोई एंड और इफ देन कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, डायरेक्ट एक स्टेटमेंट, जिसको फर्दर अब और इसमें से और हम स्टेटमेंट्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, नेक्स्ट लिख दिया रवि इज स्टडिंग, तो दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट। अब कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है? इफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड, उनको जोड़ के लिख दिया हमने यूजिंग द वर्ड्स एंड और इफ देन या इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इनको कनेक्टिव्स बोलते हैं। एंड और इफ देन इफ एंड ओनली इफ, इनको कनेक्टिव्स बोलते हैं। देन द रिजल्टिंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, एंड सिंपल स्टेटमेंट्स फ्रॉम विच इट इज मेड, जिन स्टेटमेंट्स को जोड़ के आपने, ठीक है, ये स्टेटमेंट बनाई है, उन स्टेटमेंट को इसकी कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट्स। तो जैसे स्टेटमेंट है कि रवि इज इन क्लास 10 एंड लिव्स इन हरियाणा। ठीक है, तो एंड आ गया। आप इसको ऐसा मान सकते हो कि दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेटमेंट। एक तो हो गया, एक स्टेटमेंट है रवि इज इन क्लास 10, एक ये स्टेटमेंट होगी, इसको मैंने बोल दिया P। और एक स्टेटमेंट है Q कि रवि लिव्स इन हरियाणा। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को, ये दो स्टेटमेंट्स ही अलग अलग, रवि इज इन क्लास 10 एंड रवि लिव्स इन हरियाणा, इन दोनों को मैंने कंबाइन करके एक साथ लिख दिया एंड लगा के कि रवि इज इन क्लास 10 एंड लिव्स इन हरियाणा। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट होगी जिसमें बेसिकली दो स्टेटमेंट्स दिख रही हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, इट इज मेड ऑफ टू कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट्स, ये इसकी कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट्स हो जाएंगी। फिर मैंने लिख दिया नेहा फेल्ड इन मैथ्स और केमिस्ट्री। ठीक है, और तो इसको भी मैं ऐसे मान सकता हूं कि एक स्टेटमेंट थी कि नेहा फेल्ड इन मैथ्स और एक स्टेटमेंट थी कि नेहा फेल्ड इन केमिस्ट्री, जिनको मैंने और से कंबाइन करके लिख दिया। ये मेरा कनेक्टिव है, तो दिस इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। फिर मैंने बोल दिया इफ मैंगो इज येलो, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट होगी कि मैंगो इज येलो, देन इट इज राइप। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दो स्टेटमेंट थी कि मैंगो इज येलो और एक स्टेटमेंट थी मैंगो इज राइप, उन दोनों को मैंने कनेक्ट करके लिख दिया है। ठीक है, कनेक्शन बना दिया इफ देन की हेल्प से, इफ मैंगो इज येलो देन इट इज राइप। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट होगी। दूसरी चीज, एंड का यूज, और का यूज दिखेगा, इफ देन का यूज दिखेगा, इफ एंड ओनली इफ दिखेगा। जैसे यहां पे लिखा है ही कैन क्लियर एग्जाम, इफ एंड ओनली इफ ही स्कोर्स 120 आउट ऑफ 100। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दो स्टेटमेंट थी कि ही कैन क्लियर एग्जाम और एक स्टेटमेंट है कि ही स्कोर्स 120 आउट ऑफ 200, जिसको मैंने इस कनेक्टिव के थ्रू कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इनको कंपाउंड स्टेटमेंट बोल देते हैं।
अब कनेक्टिव जैसे मैंने बोला था, एक तो एंड है, ठीक है, इसका सिंबल ये होता है, ठीक है, ये सिंबल होता है एंड का। जैसे इंटरसेक्शन में ये सिंबल होता है ना एंड का, इंटरसेक्शन जैसा ही कुछ काम है इसका, इस वाले एंड का भी, उसमें उल्टा यू होता है, इसमें उल्टा वी है सिंबल। फिर और यूनियन के लिए यूज करते थे आप उसमें, ठीक है, तो इसमें भी और का रोल कुछ वैसा ही है, इसमें वी है, उसमें यू होता था यूनियन का, इसमें वी है, ठीक है। इसको कंजक्शन भी बोल देते हैं, और को डिसजंक्शन बोल देते हैं। इफ देन को बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ देन इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। इसको इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इफ एंड ओनली इफ को बोलते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। ये बस आपको बस ये देखने में लग रहा होगा, बस यही याद करना है, चार चीजें, उसी से सब हो जाना है। और इसको इस डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये देखो, ये आपका तरीका है रिप्रेजेंट करने का। अगर मान लो मेरे पास पी एक स्टेटमेंट है और क्यू एक स्टेटमेंट है, आर कंपोनेंट स्टेटमेंट्स, तो पी एंड क्यू को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पी ये एंड का सिंबल है, पी एंड क्यू। जैसे बोल दूं कि रवि इज, जैसे ऊपर हमने बोला था ना कि रवि इज इन क्लास 10, रवि लिव्स इन हरियाणा, ठीक है, तो अगर मुझे एंड लगा के लिखना है तो पी अगर है रवि इज इन क्लास 10 एंड क्यू इज ही लिव्स इन हरियाणा, तो पी एंड क्यू, आप ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है लिखने की। फिर पी और क्यू को, पी और क्यू, पी एक स्टेटमेंट है, मतलब एक लाइन लिखी हुई है, और क्यू एक स्टेटमेंट है, तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड और रिटन एज पी, ठीक है। जैसे मैंने बोला था यू है, यू यूनियन था, और होता था यूनियन, वैसे यहां पे वी है। इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू, ये जो स्टेटमेंट होती है इसको ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, पी इंप्लाइज क्यू, पी इंप्लाइज क्यू, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड लास्ट है पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू कैन बी रिटन एज पी, ठीक है, डबल एरो क्यू। इस वाली लाइन को रिप्रेजेंट करने का छोटा तरीका ये है, ठीक है जी। अब है ट्रूथ टेबल्स, ठीक है। ट्रूथ टेबल जैसे हमने पहले बोला था कि अब यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे P और Q की ट्रूथ वैल्यू के हिसाब से P और Q की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ठीक है, वो लिखने वाले हैं। अब जैसे मान लो, अब अगेन दो स्टेटमेंट्स हैं तो उनके कॉम्बिनेशन ऊपर हमने लिखा था, हमेशा ऐसा ही लेना है, TF TF TT FF, ठीक है। तो P और Q की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, ठीक है। अब जैसे आप लोग बोलते हो, सिंपल इंग्लिश है कि जैसे मैं बोलूं कि रवि लिव्स, जैसे मैंने बोला रवि लिव्स इन हरियाणा और पंजाब, तो इन दोनों में से अगर एक भी ठीक हो गया, ठीक है, तो ये पूरी स्टेटमेंट बोलना सही है ना। और में तो यही होता है, और मीन्स ऑप्शन होता है कि ये सही हो चाहे ये सही हो, तो पूरी स्टेटमेंट सही हो जाएगी, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर P और Q में से अगर एक भी ट्रू है तो आंसर हमेशा ट्रू आएगा, ठीक है, ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। P और Q में अगर एक भी ट्रू है कम से कम, तो आंसर विल बी ट्रू। जैसे दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू, एक ट्रू फॉल्स ट्रू, कम से कम एक ट्रू होना चाहिए तो ट्रू, और दोनों फॉल्स पे फॉल्स, ठीक है। इफ एटलीस्ट वन आउट ऑफ P एंड Q इज ट्रू देन P और Q की वैल्यू इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। TTTF ये याद रख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रूथ टेबल याद होने चाहिए। फिर एंड का आ जाता है। अब P एंड Q को सही तभी बोलते हैं जब P और Q दोनों सही हो, P भी सही हो एंड Q भी सही हो, तो ट्रू पे तो इसकी वैल्यू आती है ट्रू, बाकी सब जगह फॉल्स, ठीक है। अगर एक भी वैल्यू फॉल्स हो गई तो आंसर इसका फॉल्स आएगा, दोनों ट्रू पे ट्रू, बाकी सब जगह फॉल्स, ठीक है। P एंड Q इज ट्रू ओनली इफ बोथ P एंड Q आर ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स, ठीक है, अदरवाइज ये फॉल्स होगी। तो इसका ट्रूथ टेबल याद कर लिया, TFFF, ठीक है, बाकी दोनों ट्रू पे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। फिर नेक्स्ट है यार कंडीशनल स्टेटमेंट,
P implies Q, ठीक है, इफ P then Q, इसका ट्रूथ टेबल। तो P Q तो वैसे ही लिख लिया, TF चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब P implies Q, अब ये टेबल कैसे याद रखना है, अगर तो पहले वाला फॉल्स है, ठीक है, P implies Q एक याद रखनी है, P implies Q एंड Q implies P, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, दीज आर नॉट इक्वल, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं होते। तो P implies Q में क्या है कि जब भी P फॉल्स होगा तो आंसर इज ट्रू, ठीक है, जब पहला वाला फॉल्स होगा आंसर हमेशा क्या होगा, ट्रू। एंड जब पहला ट्रू होगा तो आंसर सेकंड पे डिपेंड करेगा। तो पहला अगर ट्रू है तो सेकंड ट्रू पे ट्रू, पहला ट्रू है तो सेकंड फॉल्स, तो आंसर फॉल्स, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, एक तो सीधा याद रख लिया TFTT, ठीक है, TFTT इसका ट्रूथ टेबल है। दूसरी चीज दिमाग में रखनी है, पहला जब फॉल्स होता है तो आंसर ट्रू होता है हमेशा, और अगर पहला ट्रू होता है तो सेकंड वाले को देखते हैं, ठीक है, अगर सेकंड वाला ट्रू तो ट्रू, अगर सेकंड वाला फॉल्स तो फॉल्स, ठीक है। इफ P इज फॉल्स, फर्स्ट वाला P implies Q is true, if P is true then P implies Q is equal to truth value of Q, क्योंकि जो Q की ट्रूथ वैल्यू है वही आएगी यहां पे। तो ये टेबल याद होना चाहिए, TFTT। नेक्स्ट है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, P डबल इंप्लीकेशन Q, ठीक है, यहां तक तो सेम ही है, P और Q की चार कॉम्बिनेशन वैल्यूज। अब इसका पहले तो याद रख लिया TFFT। इसमें कैसे याद रखना है, जब दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स पे आंसर ट्रू, ठीक है, दोनों ट्रू पे आंसर ट्रू एंड दोनों फॉल्स पे आंसर ट्रू, और ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, फॉल्स ट्रू पे फॉल्स, ठीक है। बाकी दोनों केसेस में फॉल्स आएगा, दोनों ट्रू हुए तो ट्रू आएगा, या दोनों फॉल्स हुए थे यार तो ट्रू आएगा, ठीक है जी। तो ये चार देखो, चार ट्रूथ टेबल आपको आने चाहिए। अगर मैं बोलूं कि इतना भी अगर आपको आ गया ना तो आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर अगर आपको चार ट्रूथ टेबल आते हैं। और अगर दो चार चीजें और सीख लोगे तो क्वेश्चन और भी इजीली और जल्दी हो जाएगा। अब उसने बोला फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट, मतलब ये एक स्टेटमेंट है, नेगेशन P का एंड विद Q, इसकी ट्रूथ वैल्यूज बताओ, ठीक है, P और Q की वैल्यूज के हिसाब से। तो आपने हमेशा दो स्टेटमेंट है तो पहले तो ये लिख ही लेना है, ठीक है, TF TTFF। तो पहले मुझे क्या करना है, नेगेशन P और Q का एंड करना है। तो नेगेशन P लिख लिया, नेगेशन P ट्रू ट्रू, तो यहाँ फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स और यहाँ ट्रू ट्रू, उल्टा कर देते हैं नेगेशन P में। अब इसके साथ एंड करना है मेरे को, ठीक है, Q के साथ एंड करना है। तो एंड में क्या था, जब दोनों ट्रू होते हैं तब आंसर ट्रू आता है, ठीक है, जब ये और ये दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो इन दोनों का एंड करना था मेरे को, नेगेशन P और Q का, ट्रू फॉल्स का फॉल्स, फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स, ट्रू ट्रू पे ट्रू आएगा, अगेन फॉल्स ट्रू पे फॉल्स, दोनों ट्रू पे आंसर ट्रू आना है बस। तो ये आपके पास ट्रूथ वैल्यूज आ गई। फिर नेक्स्ट उसने बोला है कि नेगेशन ऑफ, ब्रैकेट में नेगेशन P का एंड विद नेगेशन Q। तो कुछ नहीं, पहले यहां तो P Q की वैल्यूज लिख ली, पहले आप अंदर वाला ब्रैकेट निकालेंगे, नेगेशन P लिखो, नेगेशन P क्या हो जाएगा FFTT, फिर नेगेशन Q क्या हो जाएगा FTFT, इसका नेगेशन लेना ना, नेगेशन Q मतलब T की जगह F कर दिया, F की जगह T कर दिया, T की जगह F की जगह T, ठीक है, और P का नेगेशन TT की जगह FF की जगह TT। फिर इन दोनों का एंड करना है यार, ठीक है, इन दोनों का एंड करना है। एंड में क्या है, जब दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू पे आंसर ट्रू, अदरवाइज ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, फॉल्स ट्रू पे फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स, ठीक है, अदरवाइज आंसर विल बी फॉल्स, सिर्फ एक जगह ट्रू। अब इसका फिर से नेगेशन लेना, ये जो आंसर आ गया इसके बाहर एक और नेगेशन लगाया कि इस पूरे का नेगेशन लो, तो सबको पलटा दिया, FFF की जगह आ जाएगा TTT और T की जगह क्या आ जाएगा F। तो ये आपका ट्रूथ टेबल आ गया। अब आ गई है तीन स्टेटमेंट्स वाली बात, ट्रूथ वैल्यूज निकालनी है तीन। ये अगेन कंपाउंड स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट, तो इसकी ट्रूथ वैल्यूज निकालनी है। तो जब तीन स्टेटमेंट इन्वॉल्व होती हैं तो 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं पहले PQR के,
पी क्यू आर के पहले आपने 8 कॉम्बिनेशन लिख लेने हैं, ठीक है। इधर टी एफ टी एफ, टी टी एफ एफ, दो कर का चेंज, इधर 4 का चेंज। तो पहले आप ये निकालो Q इंटरसेक्शन R। तो Q इंटरसेक्शन R में क्या होगा, एंड, ठीक है, एंड है या इंटरसेक्शन बोल दिया। एंड में क्या होगा, जब दोनों ट्रू पे ट्रू आता है तो दोनों ट्रू यहां पे हैं एंड दोनों ट्रू यहां पे हैं, ठीक है, पे ट्रू आंसर, बाकी फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है, बाकी सब जगह फॉल्स। फिर आपने ये निकाल लिया, आपने इतना पार्ट आ गया है। अब इसका एंड लेना है पी के साथ, मतलब ये वाला कॉलम और ये वाले कॉलम का एंड लेना है। तो अगेन वही है कि ट्रू ट्रू पे ट्रू आएगा, और बाकी अगर एक भी फॉल्स हुआ, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स पे फॉल्स ही आ जाएगा। एक भी फॉल्स दिख गया तो फॉल्स है, यहाँ पे चारों ही फॉल्स हैं तो आंसर चारों फॉल्स आएगा। ये 3 फॉल्स थे तो ये फॉल्स ही आना। एक भी फॉल्स होता है जब, ठीक है, क्यू इंटरसेक्शन आर और पी में से अगर एक भी फॉल्स होता है यार तो आंसर विल बी फॉल्स, दोनों ट्रू पे ट्रू होगा। एंड सिमिलरली तीनों कॉम्बिनेशन लिख लिया। अब इसमें इस बार एंड इधर और था, तो पहले क्यू और में क्या होता है कि अगर एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू होगा। तो ट्रू पे ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है, ट्रू ट्रू पे ट्रू, ट्रू फॉल्स पे ट्रू, फॉल्स ट्रू पे ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, ये क्यू और आर आ गया, इसका एंड करना है पी के साथ, इसके साथ एंड करना है। तो एंड में क्या है, दोनों ट्रू पे ट्रू अदरवाइज फॉल्स, दोनों ट्रू पे ट्रू, ट्रू ट्रू, तो ट्रू ट्रू एंड ट्रू, आंसर विल बी ट्रू, टी एफ एफ, और जहां भी एक एफ हो गया तो बाकी सारे एफ। तो ये आपका आंसर आ गया। फिर नेगेशन पी का इंप्लीकेशन विद क्यू, इंप्लीकेशन वाले भी देख लिए। पहले पी क्यू की वैल्यूज लिख ली, 2 स्टेटमेंट है, नेगेशन पी निकाल लिया, टी टी एफ एफ था, एफ एफ टी टी कर दिया। तो नेगेशन पी इंप्लीकेशन विद क्यू, इसमें याद करो क्या बोला था इंप्लीकेशन में, जब पहले वाला फॉल्स होता है तो आंसर ट्रू होता है। तो 2 केसेस में ये फॉल्स है तो इसका आंसर तो ट्रू आ जाएगा। और फिर जब ये ट्रू होगा नेगेशन पी, तो फिर आपको क्यू को देखना है। तो क्यू ट्रू है तो ट्रू, और अगर क्यू फॉल्स है इसके ट्रू होने पे तो आंसर विल बी फॉल्स। अब इस पूरे को पी की तरह देख रहे हैं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। सिमिलरली है नेगेशन ऑफ पी का डबल इंप्लीकेशन विद क्यू। तो पी क्यू ये तो आपने इतना बना लिया, बार बार यूज होगा, टी एफ टी टी एफ एफ। डबल इंप्लीकेशन का टेबल याद होना चाहिए, वैसे तो टी एफ एफ टी था, टी एफ एफ टी, इसका नेगेशन लेना है तो एफ टी टी एफ हो जाएगा, बस टी की जगह एफ और एफ की जगह टी, टी की जगह एफ। अब नेक्स्ट एक टर्म है लॉजिकल इक्विवेलेंस। इसका मतलब क्या है कि 2 स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम ट्रूथ वैल्यूज, ठीक है, या बोलें कि उनका ट्रूथ टेबल सेम आएगा। अगर आप 2 स्टेटमेंट्स का ट्रूथ टेबल बनाओ और लास्ट में उनकी ट्रूथ वैल्यू सेम आ जाए तो ऐसी 2 स्टेटमेंट्स को हम लोग बोलते हैं दीज आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, ठीक है, स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। अब जैसे उसने बोला है कि चेक वेदर P implies Q and negation P का और विद Q आर लॉजिकली इक्विवेलेंट और नॉट, ठीक है। लॉजिकली इक्विवेलेंट मतलब इनकी ट्रूथ वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो P Q के कॉम्बिनेशन पहले लिख लिए, ठीक है, याद हो जाने चाहिए। P implies Q का टेबल क्या था, टी एफ टी टी, ठीक है, टी एफ टी टी। तो इसका तो हमें पता था ट्रूथ वैल्यूज टी एफ टी टी। फिर हमने निकाला नेगेशन P, नेगेशन पी टी टी था तो एफ एफ टी टी। तो इस नेगेशन पी का यार अपने को और लेना है विद क्यू, इसके साथ और लेना है। तो और में तो क्या होता है, एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू आ जाता है, टी एफ का ट्रू आ जाएगा, एफ एंड एफ का एफ, ट्रू ट्रू का अगेन ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, और में एक भी ट्रू हुआ आंसर विल बी ट्रू।
तो ट्रूथ वैल्यू सेम आ गई, मतलब ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम है, दीज आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, दीज आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। इसी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं अपने को, ठीक है, ज्यादातर, कि आपके पास एक स्टेटमेंट दे दी गई होगी कि ये जो स्टेटमेंट है किसके इक्विवेलेंट है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे ए बी सी डी। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि इसका ट्रुथ टेबल आप पहले बना लो और फिर ऑप्शंस में से आप देख लो कि चारों ऑप्शन में से किसका ट्रूथ टेबल इसके साथ मैच कर रहा है, वो आपका आंसर होगा। ट्रूथ टेबल बनाना आपको आई होप अब तक आ गया होगा, बहुत सिंपल है, ठीक है जी। चीजें कुछ इसमें खास नहीं है, बस 2-4 चीजें ही हैं याद रखने वाली, वो रख ली तो यार आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। सिर्फ 2 घंटे देने हैं आपको इस चैप्टर को, 2 से 3 घंटे, एंड 4 मार्क्स आपके यार मतलब पक्का है। जेई माता का आशीर्वाद है, देखो प्रसाद के तौर पे दिया गया चैप्टर, तो इसको छोड़ना मत। तो अभी कुछ रिजल्ट हम लोग याद रख लेंगे, ये बार बार काम आएंगे। P इंप्लाइज Q क्या होता है, नेगेशन ऑफ P, पहले का नेगेशन और विद Q, ठीक है, इसका नेगेशन और विद Q। फिर P डबल इंप्लीकेशन Q, अब मैं बोलूं कि प्रूफ अगेन ट्रूथ टेबल बना के आप कर सकते हो, रिजल्ट डायरेक्टली यूज होगा तो लिख दिया P डबल इंप्लीकेशन Q, ये बराबर होता है P इंप्लाइज Q का एंड विद Q इंप्लाइज P, ठीक है, P इंप्लाइज Q का एंड विद Q इंप्लाइज P, ठीक है जी। और P इंप्लाइज Q को भी हमने लिखा है, दिस कैन बी रिटन एज नेगेशन ऑफ P का और विद Q। फिर Q इंप्लाइज P है तो इसको लिख सकते हैं पहले का नेगेशन और विद P, तो दूसरा तरीका ये हो जाएगा आपके पास। हाँ जी, अब नेक्स्ट 3 टर्म्स और हैं, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। 3 टर्म्स हैं, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स, जो तीनों टर्म्स हैं, ये किसके रिलेटेड हैं, दीज आर रिलेटेड टू कंडीशनल स्टेटमेंट, जो P इंप्लाइज Q वाली स्टेटमेंट थी, इफ P देन Q। तो अगर आपके पास ये कंडीशनल स्टेटमेंट दे रखी हो, इफ P इंप्लाइज Q, तो इस स्टेटमेंट का जो कन्वर्स होता है यार, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, P इंप्लाइज Q का जो कन्वर्स होता है वो होता है Q इंप्लाइज P, ठीक है, इन दोनों को पलट दिया, ठीक है, या बोले इफ Q देन P, Q इंप्लाइज P इसका कन्वर्स होता है। फिर P इंप्लाइज अगर Q है, इस स्टेटमेंट का इनवर्स होता है नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, दोनों का नेगेशन ले लिया, ठीक है, दोनों का नेगेशन ले लिया। इफ नॉट P देन नॉट Q। एंड लास्ट इज कॉन्ट्रापॉजिटिव, कि अगर ये स्टेटमेंट दे रखी है तो इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है, तो दोनों चीजें कर देनी है, ये दोनों, मतलब इनको पलटा भी दिया और नेगेशन भी ले लिया, नेगेशन Q इंप्लीकेशन विद नेगेशन P, ठीक है, सॉरी यहां पे P आना है आपके पास, P, ठीक है जी। तो कन्वर्स Q इंप्लाइज P, इनवर्स नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है फॉर द स्टेटमेंट दे रखी है इफ 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ये हमारा P हो गया, इफ 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे हैव सेम एरिया। ये एक इंप्लीकेशन स्टेटमेंट दे रखी है, कंडीशनल स्टेटमेंट इफ देन वाली। तो आपको क्या करना है, इसका कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव पूछा है। तो कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स में क्या करते हैं, P और Q को इंटरचेंज कर देते हैं। 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये हमारा P था और देन के बाद वाला आपका होता है Q। तो हम यहां क्या करते हैं कि इफ 2 ट्रायंगल्स हैव सेम एरिया, ठीक है, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, P और Q को इंटरचेंज कर दिया, यहां पे एरिया वाली स्टेटमेंट यहां ले आए और कॉन्ग्रुएंट वाली बाद में ले गए। इनवर्स में क्या करते हैं, इफ के बाद जो स्टेटमेंट है उसका नेगेशन, ठीक है, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, मतलब इफ नॉट P देन नॉट Q। तो इसमें क्या किया, इफ 2 ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट देन दे डू नॉट हैव इक्वल एरिया, ये इनवर्स बोल दिया हमने।
दोनों के नेगेट कर दिया, इफ के बाद वाली स्टेटमेंट को भी नेगेट करना है और देन के बाद वाली स्टेटमेंट को भी नेगेट करना है। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या था कि इस स्टेटमेंट को नेगेट करना है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दे हैव सेम एरिया, इसको भी नेगेट करना है और पलटा भी देना है। तो इफ टू ट्रायंगल्स डू नॉट हैव सेम एरिया देन दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, देन दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो ये आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो गया। इफ नेगेशन Q देन नेगेशन P। ठीक है, ये आपका P है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये P है, एंड दे हैव सेम एरिया, ये आपका Q है। तो नेक्स्ट टर्म है टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, जिसको फॉलेसी भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक ही नाम है, कॉन्ट्राडिक्शन या फॉलेसी। अब टोटोलॉजी का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट दे रखी है, कंपाउंड स्टेटमेंट, अगर उसका ट्रुथ टेबल में सब ट्रू 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 आ जाए, ठीक है, सब कुछ सच है, सब ट्रू, तो ऐसी स्टेटमेंट को बोलते हैं टोटोलॉजी। मतलब ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, दिस इज अ टोटोलॉजी। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड टोटोलॉजी इफ इट इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट। मतलब P और Q की हर एक वैल्यू के लिए आंसर ट्रू आ रहा है तो टोटोलॉजी, और अगर आंसर हमेशा फॉल्स आ जाए तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन या फॉलेसी। तो कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ फॉलेसी, कॉन्ट्राडिक्शन इफ इट इज फॉल्स फॉर ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट। मतलब P और Q की हर एक वैल्यू के लिए अगर यहां पे हमेशा ऑल फॉल्स, सब झूठ है, ठीक है, सब फॉल्स आ रहा है तो उसको बोलते हैं हम फॉलेसी, सब कुछ ट्रू आ रहा है तो उसको बोलते हैं टोटोलॉजी। बस नेक्स्ट दो चार चीजें और हैं, फिर क्वेश्चंस पे हम लोग आने वाले हैं। आइडेम्पोटेंट लॉज। अब ये क्या बोल रहा है कि P का और विद P करो वो हमेशा P आता है, P का एंड विद P करो ये भी P आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपके क्वेश्चन को बहुत छोटा कर देंगे। ठीक है, जो मैंने बोला था क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि आपके पास ज़्यादातर क्वेश्चन ये आते हैं कि एक स्टेटमेंट दे दी P इम्प्लाइज P और Q, ठीक है, फिर बोलेगा कि किसके इक्विवेलेंट है A B C D, चार ऑप्शन दे देगा। तो वो आप ट्रुथ टेबल से कर सकते हो, किसका ट्रुथ टेबल बनाया, फिर ऑप्शंस में से देखा किसके ट्रुथ टेबल के बराबर आ रहा है, ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल, फिर वहां से आइडेंटिफाई किया। और दूसरा आप इसी को कन्वर्ट भी कर पाओगे ऑप्शंस की फॉर्म में यूजिंग दीज लॉज। वो कैसे अभी देखेंगे। तो पहला याद रख लिया कि P का और विद P आता है, P का एंड विद P वो भी P आता है। वो देख लो आप, अगर P ट्रू है तो ट्रू और ट्रू ही होता है, ठीक है, फॉल्स और फॉल्स वो भी फॉल्स ही होगा, एंड ट्रू एंड भी ट्रू ही होता है, फॉल्स का एंड विद फॉल्स वो भी फॉल्स ही होता है। तो दोबारा P आ रहा है, तो P और P विद P का एंड विद P इज P। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट लॉज। ठीक है, यहां पे T जो यूज किया इट मीन्स टोटोलॉजी, F मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन या फॉलेसी। तो P का अगर और कर दो विद नेगेशन P तो आंसर हमेशा क्या आता है, टोटोलॉजी। मतलब जैसे मान लो P ट्रू है तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स, तो दोनों का और तो क्या आ जाएगा, ट्रू ही आ जाएगा। और अगर आपके पास P फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू हो जाएगा, तो दोनों का और करने पे तो फिर ट्रू आ गया। तो P और विद नेगेशन P हमेशा ट्रू आएगा, मीन्स टोटोलॉजी। P का एंड करोगे विद नेगेशन P, ठीक है, P का एंड कर दो, इन दोनों का एंड किया फॉल्स ही आएगा, इन दोनों का एंड किया फॉल्स ही आएगा। वो वैसे भी देख सकते हो, P ट्रू है तो नेगेशन भी फॉल्स हो जाएगा, तो दोनों का एंड तो फॉल्स ही आएगा। और अगर P फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, बट अगेन एंड करने पे फॉल्स ही आएगा। तो ये हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन होगा। दो बार नेगेशन लेने पे दोबारा वही स्टेटमेंट आ जाएगा। ठीक है, नेगेशन P लिया, इसका दोबारा नेगेशन ले लो तो फॉल्स ट्रू बन गया, ट्रू फॉल्स बन गया, तो दैट इज अगेन P। नेगेशन ऑफ टोटोलॉजी इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, नेगेशन ऑफ टोटोलॉजी इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये तो सीधी सी बात है, अगर ट्रू दे रखा है उसका नेगेशन क्या होगा, फॉल्स, एंड नेगेशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इज टोटोलॉजी। फॉल्स का नेगेशन ट्रू होता है, ट्रू का नेगेशन फॉल्स होता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉज। यहां पे वो बोल रहा है कि P का एंड करोगे विद T तो P ही आ जाएगा,
ठीक है, वो आप रख के देख सकते हो, पी की जगह टी रखो तो टी का एंड विद टी, टी आ जाएगा तो पी आ गया। एफ रखोगे पी की जगह तो एफ का एंड विद टी एफ ही आ जाएगा, तो जो पी रखोगे वही आंसर आ जाएगा। पी का एंड विद एफ वो हमेशा एफ होगा, क्योंकि एंड में अगर एक भी एफ हो तो आंसर एफ होता है। पी का और विद टी वो हमेशा टी होगा, क्योंकि और में अगर एक भी टी हो तो आंसर हमेशा ट्रू होता है। एंड पी का और विद कॉन्ट्रडिक्शन विल बी पी ओनली, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ टी आया तो आंसर टी आ जाएगा, और यहाँ पे अगर एफ आया तो यहाँ यार आपके पास एफ ही आ जाएगा। और कॉम्यूटेटिव होता है, जैसे यूनियन आपने पढ़ा था, इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव होते हैं, तो पी एंड क्यू एंड पी एक ही बात है। सिमिलरली पी का और विद क्यू या क्यू का और विद पी इज वन एंड द सेम थिंग। डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, जैसे आपने सेट्स में पढ़े थे, सेट्स में कुछ ऐसा था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अगर आपको याद हो, इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जब आप सेपरेट करते थे तो यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता था। तो यहाँ पे वो नेगेशन के लिए है कि नेगेशन ऑफ पी और क्यू अगर करोगे तो वो हो जाएगा नेगेशन पी नेगेशन क्यू, और था तो एंड में लिखा जाएगा। अगर नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू है तो सेपरेट करने पे नेगेशन पी, ठीक है, एंड बन जाएगा और में, और विद नेगेशन क्यू, ठीक है जी। तो सेपरेट करोगे नेगेशन को तो और एंड में चेंज हो जाएगा, एंड और में चेंज हो जाएगा, और एंड में, एंड और में। तो प्रूफ आप ट्रुथ टेबल बना के कर सकते हो। पी क्यू लिख लिया, ठीक है, टी एफ टी टी एफ एफ, फिर नेगेशन पी नेगेशन क्यू, ठीक है, एफ एफ टी टी। तो पहले पी और क्यू निकाल लो, पी और क्यू ये लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहे हैं, तो आ जाएगा टी टी एफ, याद है अपने को। फिर इसका नेगेशन लेना है, तो नेगेशन ऑफ पी और क्यू वो आ जाएगा ट्रिपल एफ टी। इन तीनों को पलटा दिया, इसको पलटा दिया, और फिर इन दोनों का एंड ले लिया, नेगेशन पी का एंड विद नेगेशन क्यू, तो इन दोनों का एंड लिया, तो एफ एफ का एफ, एफ टी का एफ, टी एफ का एफ, एंड टी टी का टी, ठीक है। तो दोनों का देखो ट्रुथ टेबल सेम आ गया, ट्रूथ वैल्यू सेम आ गई, तो मतलब दीज आर इक्विवेलेंट, मतलब ये और ये बराबर है। सिमिलरली आप इसका भी कर सकते हो, सेम चीज यहां पे की हुई है, ठीक है। एंड जो पी एंड क्यू का पूरा नेगेशन है, दैट इज नेगेशन पी का और विद नेगेशन क्यू। जी नेक्स्ट लास्ट टू लॉज हैं एसोसिएटिव लॉज। पी का एंड विद क्यू का एंड विद आर है अगर, तो ब्रैकेट को चेंज भी कर सकते हो, ब्रैकेट यहां भी लगा सकते हो। पहले किन्हीं, अगर तीन मतलब तीन एंड है तो किन्हीं दो का एंड पहले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली अगर P और Q और आ रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इन दोनों का और पहले कर लिया और फिर जो आंसर आया उसका और P के साथ कर दिया। एंड लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इसमें क्या डिफरेंट साइन है, देखो यहां एंड है, यहां और है, या फिर यहां पे और यहां पे एंड। तो कैसे होगा, पहले आपने इन दोनों का एंड करना है P एंड Q, ठीक है, फिर P का एंड विद R, P का एंड विद R, और दोनों के बीच में ये वाला साइन आएगा, ठीक है, दोनों के बीच में और वाला साइन जो ब्रैकेट के बीच में दिया होगा। सिमिलरली P का और विद Q एंड R है, तो इन दोनों का और लिख लिया, P और Q, फिर P का और विद R, P और R, और बीच में ये वाला साइन आना है एंड वाला। ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है। ठीक है जी, तो थ्योरी वाइज इतना है इस चैप्टर में। अब सिर्फ क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस भी बीच में हमने कुछ डिस्कस कर लिए हैं। अब जो बाकी जिस तरह के क्वेश्चंस है वो सारे अब हम यहां पे देखेंगे। अब जैसे क्वेश्चन है कि इफ राम इज टॉल, पी बोला है उसने, क्यू स्टेटमेंट है राम इज इंटेलिजेंट, देन नेगेशन ऑफ पी का और विद क्यू करना है। तो राम इज टॉल, इस बात का नेगेशन क्या हो जाएगा, राम इज नॉट टॉल,
नेगेशन पी क्या हो जाएगा, राम इज नॉट टॉल, ठीक है। एंड क्यू तो वही है, राम इज इंटेलिजेंट। तो उसने बोला है कि नेगेशन पी का और विद क्यू करना है, तो मतलब राम इज नॉट टॉल और इंटेलिजेंट, ठीक है। नेगेशन पी मीन्स राम इज नॉट टॉल एंड ये और इंटेलिजेंट, ठीक है। थोड़ी बहुत अंग्रेजी, ठीक है, बार बार राम राम नहीं लिखेंगे। तो राम इज नॉट टॉल और इंटेलिजेंट, तो राम इज नॉट टॉल और ही इज इंटेलिजेंट, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सेटिस्फाई हो जाएगा, सिंपल सी बात थी। फिर उसने बोला कि स्टेटमेंट पी है कि न्यू दिल्ली इज अ सिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेगेशन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इसको डिनाई नहीं कर रही है। तो उसने क्या बोला है कि न्यू दिल्ली एक सिटी है। हाँ, डिनाई मतलब कि न्यू दिल्ली सिटी नहीं है, ऐसी स्टेटमेंट डिनाई मतलब कि न्यू दिल्ली सिटी नहीं है। तो फर्स्ट में तो यही बोल रहा है कि न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी, तो ये तो डिनाई कर रहा है। सेकंड में इट इज फॉल्स दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी, ये भी डिनाई कर रहा है, ये भी इस बात से उल्टी बात ही है। फिर थर्ड में इट इज नॉट द केस दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी, ये भी बोल रहा है कि न्यू दिल्ली सिटी नहीं है। तो ये तो तीनों ही नेगेट कर रहे हैं, इसको डिनाई कर रहे हैं, तो इसका आंसर इसलिए फोर्थ हो जाएगा। उसने बोला कौन सा नेगेशन नहीं है, तीनों ही नेगेशन है, तो फोर्थ ऑप्शन बचता है। हाँ, अब क्वेश्चन है कि देखो एक स्टेटमेंट दे दी है, उसने बोला है किसके बराबर है, मतलब लॉजिकली इक्विवेलेंट किसके है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप एक काम कर सकते हो, वो थोड़ा सा लंबा काम है, कि आप इसका ट्रूथ टेबल बनाओ, पी क्यू की वैल्यूज लेके इस स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल बनाओ। फिर इन चारों ऑप्शन में से देखो, इनका भी मतलब इसका भी ट्रूथ टेबल, इसकी ट्रूथ वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेंगी, इसकी भी, इसकी भी और इसकी भी। फिर देखो किससे मैच कर रही हैं, ठीक है। वो भी मतलब आंसर उससे आ जाएगा, बट वो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। दूसरा हमने इसी को मैनिपुलेट किया। देखो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, वो पी के बराबर होता है, ऊपर लिखा था नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, दोबारा पी आ जाता है, ठीक है। जो लॉज लिखे थे उसमें चेक करेंगे, तो पी आ गया। तो पी का एंड विद क्यू, तो बाहर नेगेशन है। अभी डी मॉर्गन लॉ पढ़ा है कि अगर पूरे का नेगेशन हो तो वो आ जाता है नेगेशन पी, नेगेशन क्यू, और ये जो एंड है वो और में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, ऑप्शन 2 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। 2 लाइनों में आंसर आ गया। ट्रूथ टेबल से भी आएगा बट लंबा पड़ेगा। नेक्स्ट अगेन वैसे ही क्वेश्चन है कि एक स्टेटमेंट है, बताओ किसके इक्विवेलेंट है। मैं बोल रहा हूँ अगेन दो तरीके हैं, इसका ट्रूथ टेबल बनाओ, ठीक है, ट्रूथ वैल्यूज निकालो, फिर इसकी, फिर इन चारों की ट्रूथ वैल्यूज निकालो उसी टेबल से, फिर देखो किसकी मैच कर रही हैं। लेंथी है अगेन। अब या सीधा डी मॉर्गन लॉ लगा दिया, तो पूरे का नेगेशन क्या होता है, इंडिविजुअल नेगेशन कर दिया, नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, और ये जो आपका और है यार वो हो जाएगा एंड में चेंज, ठीक है, और हो जाएगा एंड में चेंज। तो नेगेशन पी, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, तो क्यू हो जाएगा, अभी पढ़ा था। तो दिस विल बी नेगेशन पी एंड विद क्यू, तो नेगेशन पी एंड विद क्यू, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन बैठ जाएगा इसमें। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, इसी तरह के क्वेश्चन मोस्टली आपको दिखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी, कि नेगेशन ऑफ नेगेशन पी का इंप्लीकेशन विद क्यू, ये इन चारों में से किसके बराबर है। तो ऊपर याद करो जब हम इंप्लीकेशन कंडीशनल बाय कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, वहां एक रिजल्ट लिखवाया था कि पी इंप्लीकेशन क्यू बराबर होता है नेगेशन पी का और विद क्यू के बराबर, नेगेशन पी का और, ठीक है, विद और क्यू। तो यहां पे देखो इंप्लीकेशन था, इंप्लीकेशन कैसे होता है, पहले वाले का नेगेशन लिया और कर दिया सेकंड वाले के साथ, और विद क्यू। अब नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, तो पी हो जाएगा, ये क्यू हो गया, पी और क्यू। यहां डी मॉर्गन लॉ लगा दिया यार कि नेगेशन पी और हो जाएगा एंड में चेंज नेगेशन क्यू, तो ऑप्शन फोर्थ आपका बैठ रहा है। अगेन लॉजिकली इक्विवेलेंट ढूंढना है कि ये स्टेटमेंट जो है वो कौन सी स्टेटमेंट के बराबर है। तो यार नेगेशन लिया पहले, ठीक है, सॉरी नेगेशन तो दे ही रखा है हमने,
नेगेशन को अप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। जब आप ब्रैकेट पे नेगेशन लगाते हो तो इसका नेगेशन आएगा, नेगेशन पी, और फिर इस पूरे का ये एक स्टेटमेंट की तरह ट्रीट कर लिया इसको, नेगेशन ऑफ दिस, ठीक है। और जो है वो एंड में चेंज हो गया, डी मॉर्गन लॉ। तो नेगेशन पी, अब यहां पे दोबारा डी मॉर्गन लॉ लगा दिया, ठीक है, कि ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, ये और हो जाएगा एंड में चेंज, एंड नेगेशन ऑफ क्यू। नेगेशन ऑफ नेगेशन पी क्या होता है, वो पी ही होता है, ठीक है, दैट इज पी ओनली। तो पी एंड विद नेगेशन क्यू, तो आपके पास ये बच गया नेगेशन पी का एंड विद पी एंड नेगेशन क्यू। तो ऑप्शन देखो फर्स्ट आपका सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट आपका ऑप्शन बैठ गया। सिर्फ डी मॉर्गन लॉ लगा है और नेगेशन नेगेशन वाली चीज लग रही है। डी मॉर्गन लॉ अगेन इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये क्लियर होने चाहिए। तो नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का नेगेशन बताना है, तो इसका नेगेशन ले लिया हमने, नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन विद पी एंड आर। तो डी मॉर्गन लॉ लगा दिया, तो पहले का नेगेशन, ये पूरा दूसरा है, इसका नेगेशन, और हो जाएगा एंड में चेंज। तो नेगेशन क्यू, अब ये नेगेशन ऑफ नेगेशन तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो नेगेशन क्यू का एंड विद पी एंड आर, फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। दो चीजें लगी हैं, एक तो डी मॉर्गन लॉ और नेगेशन ऑफ नेगेशन वाली चीज। हाँ जी, अब उसने बोला कि ये जो प्रोपोजिशन है वो क्या है, टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन। ये तो फालतू ऑप्शन है, दोनों में से एक ही चीज होगी ना, या तो टोटोलॉजी होगी या कॉन्ट्राडिक्शन होगी, दोनों ही नहीं है, या कॉन्ट्राडिक्शन है टोटोलॉजी है। तो इसको अगेन आप ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हो, इसका ट्रूथ टेबल बना लिया, देख लिया, अगर सारी वैल्यूज ट्रू आ गई तो टोटोलॉजी, सारी वैल्यूज फॉल्स आ गई तो फॉलेसी। तो P इंप्लाइज क्यू क्या होता है, नेगेशन ऑफ P, पहले का नेगेशन और विद सेकंड, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज किया है। सिमिलरली नेगेशन P इंप्लीकेशन ऑफ P, तो पहले वाले का नेगेशन का और विद सेकंड, तो ये तो हो जाएगा P नेगेशन ऑफ नेगेशन P हो जाएगा, P का और विद P तो P होता है, ठीक है, P का और विद P का एंड विद P, दोनों ही P थे, तो ये वैल्यू आ गई P के बराबर। फिर अगेन नेगेशन P का और विद नेगेशन P, तो किसी स्टेटमेंट का और खुद के साथ लो तो वही स्टेटमेंट आ जाती है। अब आप बात आ गई यार एंड की, तो नेगेशन P का एंड विद P, तो ये तो फॉल्स आएगा हमेशा, क्यों, क्योंकि अगर मान लो अगर P ट्रू है तो ये F हो जाएगा, और एंड के साथ अगर एक भी F हो तो F आता है, और सिमिलर अगर ये F हुआ P तो ये ट्रू हो जाएगा, तब भी एंड करने पे F ही आएगा, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, फॉलेसी। अब जैसे इस क्वेश्चन में उसने पूछा कि स्टेटमेंट बताओ कि ये क्या है। अब अगर मेरे को समझ में ना आए कि यार कौन सा डी मॉर्गन लॉ डायरेक्टली मेरे को नहीं दिख रहा, कोई भी जो लॉज पढ़े आइडेंटिटी लॉज वो कोई भी डायरेक्टली नहीं लिख रहा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है सोचते वक्त, फटाफट क्या करो, इसका ट्रुथ टेबल बना लो, ठीक है। ट्रुथ टेबल बना लिया, पी क्यू आता है, तो पहले नेगेशन पी नेगेशन क्यू, तो पहले मैंने ये वाला ब्रैकेट निकाल लिया, पी का एंड विद नेगेशन क्यू, पी का एंड विद नेगेशन क्यू, ठीक है। तो एंड में क्या होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, और एक भी फॉल्स होगा तो आंसर विल बी फॉल्स, तो ये आ गया। फिर हमने क्या किया, नेगेशन पी का और कर दिया विद क्यू, ठीक है, इन दोनों का और कर दिया, तो और में ये ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ठीक है। तो और में हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे आएगा, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, नेगेशन पी का और विद क्यू था, तो हेयर इट विल बी नेगेशन पी का और विद क्यू, तो यहाँ ट्रू आएगा, हेयर इट विल बी ट्रू। हाँ जी, फिर इन दोनों का एंड करना है, ठीक है, इस वाले का और इस वाले का, इन दोनों कॉलम्स का एंड करना है, तो फॉल्स ट्रू पे फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, एंड में तो एक भी फॉल्स हुआ तो आंसर फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू अगेन फॉल्स, तो सारे फॉल्स आ गए, मतलब आंसर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, या फिर बोले फॉलेसी।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये आपको बताना था। P का एंड विद नेगेशन P T होता है, ये तो गलत है बिकॉज ये तो F के बराबर होता है। P का एंड विद नेगेशन P दैट इज ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्शन। P का और विद नेगेशन P वो तो हमेशा ट्रू होता है, क्योंकि अगर P ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, और P अगर फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो और में अगर एक भी ट्रू हो तो आंसर हमेशा ट्रू होता है, तो सेकंड भी गलत है। P इंप्लाइज Q इज इक्वल टू Q इंप्लाइज P, ये तो होता ही नहीं है, ये तो मैंने शुरू में ही बताया था, दीज आर नॉट इक्वल। P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज P, एंड फिर लास्ट ये बच गया कि P इंप्लाइज Q। तो P इंप्लाइज Q क्या होता है, नेगेशन P का और विद Q, ठीक है। फिर नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, इसको कैसे लिखेंगे, पहले वाले का नेगेशन और सेकंड वाले के साथ। तो नेगेशन ऑफ नेगेशन तो क्या हो जाएगा आपके पास, Q हो जाएगा का और विद नेगेशन P। अब ये तो कॉम्पिटिटिव होता है, तो दिस कैन विटनेस नेगेशन P का और विद Q, ये भी यही आया था। तो डी ऑप्शन आपका सही आ जाएगा इस केस में। P स्टेटमेंट दी है, ही इज इंटेलिजेंट, Q एक स्टेटमेंट है, ही स्ट्रॉन्ग, उसने बोला है। देन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट, इट इज रॉन्ग दैट ही इज इंटेलिजेंट, इट इज द रॉन्ग ही इज दैट ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग। तो इट इज रॉन्ग दैट ही इज इंटेलिजेंट, तो ये तो इसका नेगेशन हो गया, P का नेगेशन हो गया, ठीक है। एंड और ही इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और इट इज रॉन्ग दैट, अच्छा इट इज रॉन्ग दैट ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग, मतलब नेगेशन ऑफ ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग, ये तो P और Q हो गया ना, उसका नेगेशन किया हुआ है, ही इज, इट इज रॉन्ग दैट, ठीक है। इट इज रॉन्ग दैट, ठीक है, पूरी स्टेटमेंट, ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग। तो ही इज इंटेलिजेंट P था, ही इज स्ट्रॉन्ग Q था, तो P और Q का नेगेशन किया हुआ है, P और Q का नेगेशन है, तो दैट इज नेगेशन P का एंड विद नेगेशन Q, डी मॉर्गन लॉ। थर्ड आंसर आ गया आपका, थर्ड ऑप्शन। तो नेक्स्ट ईयर अगेन इस तरह का क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर में कि P इंप्लाइज Q और R इज फॉल्स, ये वैल्यू फॉल्स है, देन ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P Q R क्या होंगी। तो देखो ये सबसे पहले अगर आपको याद हो, P इंप्लाइज Q, ये फॉल्स कब आता है, जब पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो, ठीक है। तो पहला तो ट्रू होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर पहला आपका फॉल्स होता है, अगर ये फॉल्स होता है तो आंसर हमेशा ट्रू होता है, तो मतलब पहली चीज इसको तो ट्रू होना पड़ेगा, तो मतलब ऑप्शन बचा सेकंड और थर्ड, क्योंकि P सिर्फ इसी में ट्रू है। एंड दूसरा वाला आपका फॉल्स होना चाहिए, तभी आपका P इंप्लाइज समथिंग फॉल्स आता है। तो पहले क्या चीज है कि P तो ट्रू होना चाहिए, एंड Q एंड R आपका फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। पहला ये वाला फॉल्स ट्रू, सेकंड वाली चीज फॉल्स, तो P तो ट्रू हो गया। अब Q और R, और वाली चीज फॉल्स कब होती है, जब दोनों उसके कंपोनेंट फॉल्स हो, तो Q एंड R दोनों को फॉल्स होना पड़ेगा, तो थर्ड बैठेगा आपका, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इजी इजी। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ नजर मार लेते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, इजी क्वेश्चंस ही हैं, बस आपने ध्यान से किया तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट 1 दे रखी है कि नेगेशन ऑफ P डबल इंप्लीकेशन नेगेशन Q इज इक्विवेलेंट टू P, ठीक है, डबल इंप्लीकेशन Q, स्टेटमेंट 1। एंड स्टेटमेंट 2 इज कि नेगेशन P डबल इंप्लीकेशन नेगेशन Q इज अ टोटोलॉजी। तो हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, एंड एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो पहले मैंने P और Q, अब इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैंने इसका ट्रूथ टेबल बना लिया पहले। तो P डबल इंप्लीकेशन का मेरे को याद है TAFF T, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, नेगेशन Q निकाला, नेगेशन Q, और फिर ये वाली चीज़ बनाई P का डबल इंप्लीकेशन विद नेगेशन Q, ठीक है। इसमें क्या था, जो पहले वाला जब दोनों ट्रू होते हैं तो आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स पे
आंसर ट्रू, तो ट्रू फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, ट्रू ट्रू पे ट्रू, फॉल्स फॉल्स पे ट्रू, एंड फॉल्स ट्रू पे फॉल्स। एंड इसका नेगेशन लेना है, इसका नेगेशन लिया दोबारा तो टी एफ एफ टी, तो आप देखो ये इसकी ट्रूथ वैल्यूज और इसकी ट्रूथ वैल्यूज बराबर हैं, P डबल इम्प्लीकेशन Q, एंड ये जो स्टेटमेंट है इसकी ट्रूथ वैल्यूज बराबर आ गई, तो इट मीन्स स्टेटमेंट 1 सही है, इज इक्विवेलेंट टू। अब दूसरी चीज आपके पास बोला है उसने स्टेटमेंट 2 कि नेगेशन P डबल इम्प्लीकेशन विद नेगेशन Q इज अ टोटोलॉजी, तो वो हम लोग चेक कर लेते हैं। इसी के साथ P दिया था तो नेगेशन P लिख लिया, FFTT और FTFT नेगेशन Q, तो इन दोनों का इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन लिया, दोनों फॉल्स पे ट्रू, दोनों ट्रू पे ट्रू वरना फॉल्स, तो ये तो ना कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है ना टोटोलॉजी आ रहा है, तो स्टेटमेंट 2 तो गलत है आपकी, ठीक है, टोटोलॉजी नहीं आया ये, तो इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। स्टेटमेंट 1 तो सही आई थी, इक्विवेलेंट आ रहे थे, बट ये टोटोलॉजी नहीं आ रहा है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कई बार, ध्यान से देखिए। उसने बोला है इंग्लिश, देखो आपको बस ध्यान से पढ़नी है यहाँ पे, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है कि देयर इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, x बिलोंगिंग टू s, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन 0, मतलब वो बोल रहा है कि एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है सेट S में, ठीक है, सेट S में एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। क्लियर है? एक सेट S में एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इसको नेगेट करना है, ठीक है, तो नेगेट क्या होगा कि पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, नेगेशन का मतलब क्या है कि इस स्टेटमेंट का डिनायल, कि पॉजिटिव रैशनल नंबर ना हो। अब पहली स्टेटमेंट में बोलो, उसने बोला है कि x बिलोंग्स टू s एंड x इज लेस देन इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज नॉट रैशनल, ठीक है, तो हमें तो हमारी स्टेटमेंट में ये चाहिए कि उससे हमें ये पता लग जाए कि पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है। अब ये बोल रहा है कि x नेगेटिव है और वो रैशनल नहीं है, ठीक है, x बिलोंग्स टू s एंड x लेस देन इक्वल टू 0 इंप्लाइज, ठीक है, तो इंप्लाइज वो बोल रहा है कि अगर x इसमें है और लेस देन इक्वल टू 0 है, इंप्लाइज दैट इज नॉट रैशनल, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर की, तो इसने बोला कि अगर लेस देन 0 है तो वो रैशनल नहीं है, मतलब नेगेटिव नंबर रैशनल नहीं है, कुछ ऐसा बोला है। बट हमें तो इसका नेगेशन मतलब ये होगा, नेगेशन इसका ये होगा कि पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है एस सेट के अंदर, वो हमारा नेगेशन होगा। फिर सेकंड में उसने बोला है कि देयर इज अ रैशनल नंबर एक्स, ठीक है, सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। अब सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है कि एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, देयर इज अ रैशनल नंबर एस सेट में, ठीक है, विच इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब एक नॉन पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो होगा। हमें तो ये प्रूव करना है ना कि पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव वाला बिल्कुल नहीं है, ठीक है, नेगेटिव हो ना हो हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो अपनी स्टेटमेंट का डिनायल, मतलब स्टेटमेंट ने बोला कि पॉजिटिव रैशनल नंबर है, हमें इसका डिनायल वो होगा जो ये बोल दे कि पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है। अब थर्ड में उसने बोला देयर इज नो रैशनल नंबर विच इज सच दैट एक्स लेस देन 0। अब ये बोल रहा है कि कोई नेगेटिव रैशनल नंबर नहीं है। फिर से सेकंड में बोला कि नेगेटिव रैशनल नंबर है, थर्ड में बोला कि नेगेटिव रैशनल नंबर नहीं है, तो अगेन इससे तो पता लगता नहीं कि पॉजिटिव है या नहीं। अब फोर्थ स्टेटमेंट में देखिए, एवरी रैशनल नंबर उसने बोला है इन सेट एस सेटिस्फाइज एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो ये नेगेशन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर सेट एस के अंदर सारे, उसने बोला एवरी, सारे के सारे नेगेटिव हैं,
तो इसका मतलब तो ये होगा ना पॉजिटिव नहीं है। ये स्टेटमेंट ये बोल रही है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है। इससे हमें पता लग पाएगा, मतलब ये इनडायरेक्टली ये बात बोल रही है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि उसने बोला है सारे के सारे ही नेगेटिव है। तो ये आपका नेगेशन होगा, ठीक है। देयर के लिए नेगेशन आया था एवरी रैशनल नंबर इज नेगेटिव। उसने बोला था कि देयर इज सम रैशनल नंबर विच इज पॉजिटिव, इसका नेगेशन हमारा फोर्थ होगा। वो बोल रहा है एवरी रैशनल नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये नेगेशन है, बाकी 3 नेगेशन नहीं है। इसको 2-3 बार और पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश को बस तोड़ा मरोड़ा है थोड़ा सा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सुमन इज ब्रिलियंट, पी दे रखा है। सुमन इज रिच, सुमन इज ऑनेस्ट। 3 स्टेटमेंट है PQR। उसने बोला नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है, सुमन इज ब्रिलियंट एंड डिसऑनेस्ट, ठीक है। डिसऑनेस्ट मतलब नेगेशन आर हो गया। इफ एंड ओनली इफ सुमन इज रिच, सुमन इज रिच मतलब ये स्टेटमेंट होगी Q। तो सुमन इज ब्रिलियंट स्टेटमेंट P, एंड डिसऑनेस्ट मतलब नेगेशन आर। इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल इंप्लीकेशन। सुमन इज रिच मीन्स Q। और इस स्टेटमेंट का क्या पूछा था? नेगेशन। इस स्टेटमेंट का नेगेशन पूछा था। तो डबल इंप्लीकेशन में, ठीक है, इसको पहले लिख दो या इसको पहले लिख दो, वो एक ही बात होता है। मतलब P डबल इंप्लीकेशन Q और Q डबल इंप्लीकेशन P एक ही बात होती है। तो इसको पहले लिख दिया ऑप्शन से मैच करने के लिए, तो ऑप्शन 3 आपका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन स्टेटमेंट जैसे मैंने पहले बता रहा था इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट दे दी, बोल दिया किसके इक्विवेलेंट है। तो डबल इंप्लीकेशन था, मैंने देखा कि इसके रिलेटेड लॉस तो मैंने ज़्यादा पढ़े नहीं, तो मैंने फटाफट ट्रुथ टेबल बना लिया। PQ नेगेशन P नेगेशन Q, सॉरी। तो इन दोनों का डबल इंप्लीकेशन, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, ट्रू ट्रू पे ट्रू आएगा और फॉल्स फॉल्स पे ट्रू। बाकी मतलब जब दोनों ट्रू हों और दोनों फॉल्स हों तो आंसर ट्रू आता है इसका। अब इसका नेगेशन लेना है। इसका नेगेशन लिया तो हो जाएगा TFFT। तो ये किसका टेबल था याद करो, ये तो आपका इसी का टेबल होता है, P डबल इंप्लीकेशन Q का, TFFT, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके इसके, आपका ऑप्शन नंबर 1 के। नेक्स्ट है कि नेगेशन ऑफ दिस, नेगेशन S का और विद नेगेशन R एंड S इज इक्विवेलेंट टू। अब यार देखो, यहां और है और यहां एंड है। और एंड जब आते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने पढ़ा था वहां पे, ठीक है। होता क्या है कि इन दोनों का और होगा पहले, ठीक है, इन दोनों का और होगा, नेगेशन S का और विद नेगेशन R, फिर नेगेशन S का और इसके साथ होगा, ठीक है, बीच में आएगा एंड, बीच में आएगा एंड। तो नेगेशन S किसी भी स्टेटमेंट और उसकी नेगेशन का और जो है वो हमेशा ट्रू होता है, T होता है, ठीक है। एंड इसको आप इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब किसी भी स्टेटमेंट का T के साथ एंड लोगे तो वही स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है। P एंड T हमने बोला था P होता है, तो ये P की तरह काम कर रहा है, एंड विद T, तो ये P आंसर आ जाएगा। अब इसको हमने डी मॉर्गन लॉ से उल्टी डायरेक्शन में लगा दिया कि नेगेशन S का और विद नेगेशन R कैन बी रिटन एज नेगेशन ऑफ S एंड R, नेगेशन ऑफ S एंड R। तो उसने, अभी तो हमने सिर्फ इस स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई किया है, उसने बोला था इसका नेगेशन क्या है, तो इसका नेगेशन लेना है। तो नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, 2 बार नेगेशन आ जाएगा तो ये कैंसल, तो S एंड R, ऑप्शन 4 आपका सेटिस्फाई करेगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट है द बूलियन एक्सप्रेशन, ये दे रखा है इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। तो इनमें देखो यार, अगेन यहाँ पे है आपके पास एंड है, यहाँ और है, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया इन दोनों में कि P का और विद Q, फिर नेगेशन Q का और विद Q,
बीच में आएगा एंड, बीच में आएगा एंड। तो ये तो आपके पास हो जाएगा टी, क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट का उसकी नेगेशन के साथ और हमेशा टी होता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, टी का और किसी भी स्टेटमेंट के साथ, किसी भी स्टेटमेंट के साथ उसका और जो है यार वो हमेशा टी ही होता है। तो टी का और विद दिस विल बी टी ओनली। ठीक है, ट्रूथ टेबल से भी कर सकते थे, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। तो टी आ गया, और किसी भी स्टेटमेंट का टी के साथ एंड करो, एंड, तो वही स्टेटमेंट आ जाती है। ठीक है, वही स्टेटमेंट आ जाती है। हमने पढ़ा था पी का एंड विद टी इज पी ओनली। तो ये स्टेटमेंट है, इसका एंड किया टी के साथ, यही स्टेटमेंट आ जाएगी। तो पी और क्यू, पी और क्यू ऑप्शन नंबर 2। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि ये अगेन डबल इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन दिख रही है। बोला गया किसके इक्विवेलेंट है, तो हमने टेबल बना लिया, पी क्यू, पहले इसको निकाल लिया, पी इम्प्लाइज क्यू, टी एफ टी टी। फिर मैंने ये निकाल लिया, नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, नेगेशन पी निकाला, नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू। तो पहले वाला फॉल्स, ठीक है, तो आंसर ट्रू होगा, और पहले ट्रू पे सेकंड ट्रू है तो ट्रू। ठीक है, नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू निकाल रहा हूँ, तो नेगेशन पी अगर ट्रू है तो क्यू अगर फॉल्स है तो आंसर विल बी फॉल्स। फिर इसका जो है इम्प्लीकेशन क्यू के साथ ले लिया, अब इसका दोबारा क्यू के साथ, जहाँ पे फॉल्स है तो ये ट्रू आ जाएगा, और जहाँ पे ट्रू है, ट्रू का विद ट्रू, आंसर विल बी ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू पे ट्रू। ठीक है, तो अब हमें लेना है इम्प्लीकेशन दोबारा, इसका इम्प्लीकेशन विद दिस, ये पहला, ये पहले की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, और ये सेकंड वाले की तरह। तो पहला जहाँ पे फॉल्स होता है आंसर ट्रू, ठीक है, और फिर ट्रू ट्रू, तो ट्रू 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 पे ट्रू, पहला ट्रू तो सेकंड भी ट्रू होना चाहिए, तब आंसर ट्रू आता है, पहला ट्रू सेकंड भी ट्रू, ट्रू। क्या दिख रहा है, टोटोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी आ जाएगा इसका, सब कुछ टी 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 आ गया, तो इट मीन्स आंसर इज टोटोलॉजी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन बूलियन एक्सप्रेशन जो है दे रखा है, इज इक्विवेलेंट टू, तो पी नेगेशन ऑफ पी और क्यू दिया हुआ है, डी मॉर्गन लॉ लगा दिया यहाँ पे, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, यहाँ पे ऐसे ही रहने दिया। अब इसको यार मैंने ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया उल्टी डायरेक्शन में। देखो यहाँ भी नेगेशन पी है, यहाँ भी नेगेशन पी है, ठीक है, साइन ये अपोजिट है, ये बाहर वाला और इसका साइन। तो अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ, नेगेशन पी का एंड विद नेगेशन क्यू और क्यू, तो ये सही है। ठीक है, सही, डाउट है तो उल्टी डायरेक्शन में लगा के देख लो, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में क्या आएगा, इसका इसके साथ और करते हैं जो कि एंड करते हैं, ये रहा, फिर इसका एंड होगा क्यू के साथ, वो ये रहा, बीच में और आएगा जो कि ये रहा। ठीक है, तो ये बहुत बार यूज कर लिया, ये टी हो जाएगा। ठीक है, क्यू का और जब करोगे नेगेशन क्यू के साथ तो इट विल बी टी। ठीक है, तो ये आपका आंसर। ठीक है जी, हाँ, नेगेशन पी का एंड विद टी, तो नेगेशन पी ही आ जाएगा, तो नेगेशन पी ऑप्शन सेकेंड। तो यहां पे हमारा चैप्टर ही हो गया ओवर। ठीक है, अबाउट 1.5 आवर से भी कम, 1 आवर 20 मिनट्स के आसपास का टाइम होगा। तो इतने में सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। इस चैप्टर को यार प्लीज़ मत छोड़ना, ठीक है, गलती से भी मत छोड़ना, ये चैप्टर आपको 4 नंबर दिला के जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये 1-1.5 घंटा इस पर, ठीक है, जो मैंने कराया, थोड़ा बहुत आप इस पर जोर मार लेना। वैसे तो एक ईच एंड एवरी थिंग इज कवर्ड, ठीक है, सब कुछ मैंने कवर करवा दिया है, कुछ बचा नहीं है। ठीक है, PYQs भी हो गए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हो गए हैं, तो एक बार बस आपको दोबारा एक बार रीडिंग मारनी पड़ेगी। ठीक है, जो मैंने बोला था कि 2-2.5 घंटे लगा लो, तो जिसमें से 1 घंटा 20 मिनट के आसपास वो भी हो गया, इतना ही टाइम 1 घंटा आप खुद लगा लो। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है जी, तो आई होप आपने फॉलो किया है जो भी डिस्कस हुआ है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।